कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बच्चों लोग, पिछले दो वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। आई एम मोटिवेटिंग सो मच, इट्स मोटिवेटिंग मी सो मच। एक कमेंट आया है पिछले वीडियो में, जो अभी 2 दिन पहले पोस्ट की थी वीडियो। उस वीडियो में एक कमेंट आया है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट बोलते सर he or she is saying, I don't know whether he is a he or he is she, but that's why I'm using the word he or she, जो मर्जी है। वो बोलते you have explained the topic very well and it helped me a lot। तो बेटा जो भी है आप, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आई लाइक योर कमेंट्स। आई डोंट वेस्टिंग द टाइम, we are starting the topic again. I am back on topic, and the topic we are doing this time is the hunger, hardship and popular rewards. Hunger, hardship and popular rewards. रिवोल्ट्स बोलते हैं, रिवोल्ट्स जानते होंगे आप, रिवोल्ट्स बोलते हैं विद्रोह को, रिवोल्ट्स बोलते हैं विद्रोह को। ठीक है, तो नाउ ये अगर हम इन 3 वर्ड्स को ध्यान से सुने या ध्यान से पढ़े तो मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है या जहां तक मेरी थिंकिंग बोलती है, दिस शोज अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द यूरोप। ये 3 वर्ड जो है वो आपकी यूरोप में उस टाइम पर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके बारे में बताता है। तो इन 1830s पहला पॉइंट है आपका, मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूं। 1830 का जो ईयर था वो यूरोप के लिए क्या था? यूरोप के लिए बहुत हार्डशिप थी, मतलब बहुत कठिन समय था। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं आज की टाइम के साथ। जैसे 2020 जो है, ये ईयर आपका 2020 का है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए हार्डशिप का टाइम पीरियड है। आप देखिए, लॉकडाउन हुआ, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें खुलती गई, लेकिन आज की डेट में भी जो है वो सारी चीज़ें उस तरीके से ढर्रे पर नहीं है या उस तरीके से पटरी पर नहीं है जो आपकी लॉकडाउन से पहले होती थी। बहुत सारे जिंदगी में हमारी जो है वो इस ईयर में तब्दीली की है। तो इस टाइम पीरियड ने भी, 1830 ने भी यूरोप में बहुत ज़्यादा जो था वो चेंज हुआ था, या बहुत ज़्यादा कठिन समय जो था वो यूरोप में था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century वो saw an enormous increase in population all over Europe। तो दूसरा पॉइंट है कि पॉपुलेशन जो थी वो आपकी यूरोप की इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। कब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी? कब इंक्रीज हुई थी? फर्स्ट हाफ, मतलब 1800 से लेकर और 1850 के बीच में। इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन जो थी, कहाँ की? यूरोप की पॉपुलेशन जो थी वो आपकी इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन द एम्प्लॉयमेंट। अब इस पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इस नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपका कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है, एम्प्लॉयर ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉयर्स ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं, एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं। मतलब सीट अगर 100 होगी, कहीं पे कोई सीट, किसी भी वैकेंसी के लिए 100 सीट होगी, तो वहां पे जो फॉर्म भरने वाले होंगे या एग्जाम देने वाले होंगे वो 1000 लोग। ठीक है, फॉर्म भरने वाले जो लोग होंगे या एग्जाम देने वाले जो लोग होंगे
जो एग्जाम अपीयर करते हैं, एग्जाम यहाँ पे आज की डेट में आप मान लीजिए एग्जाम अपीयर करते हैं, जैसे आप लोग 10th के बाद, इस 10th के बाद जो है वो आप नीट की या जेईई की तैयारी करेंगे। जो आपका जेईई आप लोग जानते होंगे या नीट आप लोग जानते होंगे, तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको एक फिगर दे दूं, पर फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ, डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ आपको, ये फिगर आपको डराने के लिए नहीं है। फिगर किस लिए है? फिगर आपको अवेयर करने के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट की हमारे पास ऑल ओवर इंडिया जो सीट्स हैं वो हैं टोटल 6500। ये सीट्स हैं हमारे पास नीट की ऑल ओवर इंडिया। इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली नीट के लिए इतनी सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो बच्चा अपीयर होता है वो मोर देन 1,25,000 होता है। हर साल 1.5 लाख बच्चा जो है, 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चा जो है वो नीट के लिए जो है वो अपीयर होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है यही हालत जो है वो यहां पर भी थी कि एम्प्लॉयमेंट जो जहां नौकरियां थी वो कम थी और नौकरी करने वाले जो थे वो ज्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट क्या होता था? अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? लोग जो है वो माइग्रेट करेंगे। कहां को माइग्रेट करेंगे? लोग द पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। ठीक है, माइग्रेशन होगी आपकी किस वजह से? इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से माइग्रेशन होगी फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अब देखिए इसमें एक और नेगेटिव इंपैक्ट है। क्या नेगेटिव इंपैक्ट है कि अगर आपकी पॉपुलेशन उल्टा हो गया थोड़ा, ये रूरल एरिया टू अर्बन एरिया है, ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगी। अगर ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगी तो क्या होगा? अर्बन एरियाज में ओवर क्राउडेड स्लम्स बन जाएंगे। ओवर क्राउडेड स्लम्स क्यों बनेंगे? क्योंकि एक सिटी है, मान लीजिए ये सिटी है आपकी, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1 करोड़ लोगों का भार सहने के लिए बनाई गई है। मतलब ये इसमें सिर्फ इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सिर्फ ये 1 करोड़ लोगों को जो है वो उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकती है, चाहे वो वाटर की है, चाहे वो सैनिटेशन की है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो एजुकेशन की है। लेकिन जब रूरल से अर्बन में माइग्रेशन होगी तो वो क्या करेंगे? वो उसकी पॉपुलेशन पहले 1 करोड़ होगी, फिर 1 करोड़ 10 लाख होगी, फिर 1 करोड़ 20 लाख होगी, फिर 1 करोड़ 25 लाख होगी, इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। तो जो 25 लाख या 30 लाख लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगी तो जो सिटीज है वो आपकी ओवर क्राउडेड होंगी। ओवर क्राउडेड मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपके स्लम्स जो है वो बनते जाएंगे। अब स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स बोलते हैं इनको, ये ग है, ठीक है, ग। हमारे जो कांगड़ा एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लम्स आपको मिल जाएंगे। कांगड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है धर्मशाला, ठीक है, तो वहाँ पर भी, और आपके जो सिटीज़ हैं उसके आसपास भी आपको जो है वो झुग्गी झोपड़ियाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ पे लोग, आपने देखा होगा किस कंडीशन में रहते हैं। उनके बच्चे कभी रेत में खेलते हैं, पूरा दिन वो अपने बच्चों को लेकर काम पे जाते हैं, हस्बैंड भी जाता है, वाइफ भी जाती है। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो है वो ओवर क्राउडिंग जो है वो होती है, और स्लम्स जो है वो डेवलप होते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन जो है, ये तो हो गई आपकी माइग्रेशन की बात या पॉपुलेशन की बात। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो बोलता है कि प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। ये मैंने बोला ना आपको, मैंने आपको बताया अभी कि इस टाइम पे आपकी क्या बात कर रहा है? इस टाइम पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो क्या थी कि स्मॉल जो टाउन्स, जो छोटे छोटे टाउन्स थे यूरोप के, उनमें क्या था, स्मॉल टाउन्स में क्या होता था कि गुड्स जो थी वो आपकी मैक्सिमम जो थी वो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेज नहीं थी जितनी आपकी
जो थी वो इंग्लैंड में थे। आपको बता दूं, अब आपको एक जीके का क्वेश्चन बता देता हूं कि इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड। इंग्लैंड वर्ल्ड का पहला देश था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बार आपकी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या आप जो है कभी जो है वो इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा पूछा जाता है, कई बार, हमेशा तो नहीं, बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री थी जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई थी, तो वो थी आपकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जो गुड्स बनती थी वो बनती थी आपकी मशीन से। अब ये जो थी मशीन से गुड्स थी ये यूरोप के दूसरे स्मॉल टाउन्स में जो थी वो पहुंचती थी। अब जो मशीन से गुड्स बनेंगी ये क्या होंगी, ये चीप होंगी, सस्ती होंगी, ठीक है, एज कंपेयर टू गुड्स मेड अप ऑफ हैंड। जो हाथ से चीज बनी होगी उसके कंपैरिजन में ये सस्ती होगी, क्योंकि मशीन पे जो है वो असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है। याद रखिएगा इस वर्ड को, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ये बात आपको कोई और आपका टीचर नहीं बताएगा। असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन मतलब कि एक जो कारीगर होता है या एक जो वर्कर होता है वो कंटिन्यूसली एक ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन है, मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में एक इलेक्ट्रीशियन है, तो वो उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बहाल करना है। वो बोले कि जी मैं प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाऊं, वो बोले कि मैं जी जो है वो मैनेजमेंट में भी हाथ अपनाऊं, तो वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन होने की वजह से गुड्स जो है वो चीप होती हैं। तो ये चीप गुड्स जो थी ये इन स्मॉल टाउन्स में पहुंचना शुरू हो गई, और इसकी वजह से जो है वो इन स्मॉल टाउन्स में क्या हुआ, इन स्मॉल टाउन्स में जो मर्चेंट्स थे उनको स्टिफ कंपटीशन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ वो गुड्स बेच रहे थे दोज मेड अप ऑफ हैंड्स, एक तरफ वो चीजें बेच रहे थे जो हाथों से बनती थी, एक तरफ वो गुड्स बेच रहे थे जो मशीनों से बनती थी। मैंने अभी आपको बताया कि मशीनों से बनी हुई गुड्स सस्ती होती है, जबकि हैंड से बनी हुई गुड्स जो है वो आपकी कॉस्टली होती हैं। तो इसलिए इनको मशीनों के साथ जो था वो स्मॉल मर्चेंट्स को जो था वो वहाँ पे स्टिफ कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन जो था वो फेस करना पड़ रहा था। सबसे पहली बात जो आती है, जो सबसे पहली इंडस्ट्रियलाइज हुई कंट्री, मैंने आपको बता दी इंग्लैंड थी, लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री थी जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई वो थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी शायद, जहां तक मेरा आइडिया है, शायद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ये सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई है, या इसमें जो है वो आपकी मैकेनाइज्ड हुई है या इंडस्ट्रियलाइज हुई है। अब क्या होता था कि जो यूरोप के दूसरे टाउन्स थे, जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक आपका मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर जानते हैं ना, कहां पे है मैनचेस्टर, कहां पे है मैनचेस्टर, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड भी बोलते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी हम टॉपिक पे चल रहे हैं तो टॉपिक पे ही रहेंगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में है, और एक हमारी सिटी है मिलान की। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मैनचेस्टर और मिलान का। मिलान आपका जर्मनी में। अब हुआ क्या कि ये जो मैनचेस्टर था ये आपका इंडस्ट्रियलाइज था, ठीक है, और ये आपका जो था वो यहां पे जो गुड्स बनती थी वो हैंडमेड थी, यहां पे जो गुड्स बनती थी वो हैंडमेड थी, ये जो था वो इंडस्ट्रियलाइज था। तो यहां पे मिलान में जो आपका ये सेक्टर था कॉटन टेक्सटाइल का, जो कॉटन इंडस्ट्री थी आपकी, यहां पे इसकी जो प्रोडक्शन या वीविंग या जो आपकी वीविंग जो है या आपकी जो है वो स्ट्रिंगिंग जो है, जो कुछ भी आपका यहां होता था वो स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था। स्मॉल वर्कशॉप मतलब जैसे अपने ही घरों में लोग जो थे वो काम करते थे, या वीविंग निटिंग जो की जाती थी वो अपने ही घरों में की जाती थी। जबकि मैनचेस्टर जो था यहाँ पर जो थे वो ये इसका काम जो था वो आपका इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योगों में जो था वो किया जाता था।
इन अब ये बात कर रहा है फार्मर्स की। फार्मर्स की क्या हालत थी 1830s के दौरान, जो आपका टाइम पीरियड था, उसमें फार्मर्स की क्या हालत थी। फार्मर्स की हालत जो थी वो बहुत खराब थी। जहां पर आपकी एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी आपको बताया था क्या होती है, जहां राजाओं का राज होता है, ठीक है, जहां पे आपके जो है वो राजा चलते हैं, राजा महाराजा चलते हैं, वहां पर जो आपके फार्मर्स थे, ये जो फार्मर्स थे, इनको जो था वो फ्यूडरल जो ड्यूज होते थे, जो सामंती प्रथा होती थी, सामंत जो होते थे, ठीक है, सामंती जो प्रथा होती थी, जो यूरोप में सामंत होते थे, उनका जो उनको वो जो आप जो टैक्सेस लगाते थे वो इन फार्मर्स को जो थे वो पे करने पड़ते थे। ये इनको पे करते थे और ये आगे इनको पे करते थे। ये अगर मान लीजिए, मैं आज की डेट में एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये इनसे जो है वो 100 रुपीज चार्ज करता है, राजा जो था वो फ्यूडल से 100 रुपीज टैक्स चार्ज करता है, तो ये फार्मर से जो था वो सीधा सीधा इतना चार्ज करते थे। मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ, उस टाइम रुपीज नहीं होते थे और ना ही यूरोप में आपके रुपीज चलते थे, बट आई एम गिविंग यू अ क्लियर कट पिक्चर कि अगर ये 100 चार्ज करता था तो ये लोग इनसे जो थे वो 200 रुपीज चार्ज करते थे। या आप डॉलर्स की भी बात करते हैं कि ये अगर $100 चार्ज करता था तो ये जो थे ये इनसे $200 जो थे वो चार्ज करते थे। The rise of food prices or year of bad harvest led to widespread populism in the town and the country. अगर किसी साल में फूड प्राइसेस राइज कर जाते, ठीक है, फूड प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए, मान लीजिए आज की डेट में आपको पता होगा पोटैटो का क्या रेट है, 50 रुपीज पर केजी। ओनियन का क्या रेट है, इट इज 45, 42, 50 रुपीज पर केजी, ये रेट चल रहा है आज की डेट में, करंटली बात कर रहा हूं। अब जब फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, जब अप्रैल मार्च में नई क्रॉप आएगी, तो उस टाइम पर पोटैटो का रेट जानते हैं क्या होगा, 5 रुपीज टू 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से देखेगा ये। तो सोचिए जो आज ये खरीद रहे हैं उस टाइम पर ये होगा। तो अगर किसी टाइम पर प्राइस राइज करके, प्राइस राइज क्यों करते हैं वो जानते होंगे आप, प्राइस राइज इसलिए करते हैं कि आपकी सप्लाई जो है जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो प्राइस राइज, अगर प्राइस राइज हो गए या आपका बैड हार्वेस्ट हो गया, बैड हार्वेस्ट मतलब आप बारिश फसल पक गई थी और वो जो था बारिश हुई और बारिश ने पूरी फसल जो थी वो बर्बाद कर दी और आपको फसल लेने का मौका नहीं मिला। अगर किसी साल में या तो प्राइस राइज हो गए या बैड हार्वेस्ट हो गया तो पूरा की पूरी जो टाउन होते थे या पूरे की पूरी जो उस टाइम पे कंट्री होती थी उसको इन सब के कंसिक्वेंसेस जो थे वो झेलने पड़ते थे। फार्मर से लेकर और एक बिजनेसमैन तक सबको उनके कंसिक्वेंसेस जो थे वो झेलने पड़ते थे। द ईयर 1488 was one such year और इसमें एक और साल था ऐसा ही, that was 1848 का ईयर। Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads। ठीक है, 1848 में एक तो जो था वो आपका क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई क्योंकि खाने की कमी हो गई, क्रॉप्स जो थी वो फूड शॉर्टेज हुई। मैंने आपको रीज़न बता दिया, बहुत सारे रीजन की वजह से फूड शॉर्टेज हो सकती है, फूड शॉर्टेज हुई। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट सीकर्स जो थे, एम्प्लॉयमेंट सीकर मतलब जिन लोगों को काम की ज़रूरत थी वो इंक्रीज हो गए। अब एम्प्लॉयमेंट सीकर जो थे वो बढ़ गए, तो इन दोनों की वजह से जो पेरिस के लोग थे, पेरिस कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में पेरिस, जर्मनी में या फ्रांस में, फ्रांस में, फ्रांस में पेरिस, ठीक है। पेरिस के जो लोग थे वो आपके जो थे वो सड़कों पर उतर आए। और जैसे हमारी आज की डेट में किसान जो है, जो फार्मर्स हैं, इंडिया के फार्मर्स हैं, आपको देखा होगा कि दिल्ली पे वो लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहां कोई फूड शॉर्टेज या कोई एम्प्लॉयमेंट सीकर की वो नहीं, पर दे आर जस्ट डिमांडिंग फॉर देयर डिमांड्स। वो अपनी कुछ जो है वो बोलते हैं, वो कुछ उन्होंने अपनी जो है मतलब उनकी कुछ क्या बोल सकते हैं आप कि फार्मर्स की जो है वो
डिमांड्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फुलफिल नहीं कर रही है। तो ये ऐसा इंडिया में नहीं है, बहुत सा वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में भी आज की डेट में ऐसा है, लेकिन हर जगह जो है वो विरोध करने का तरीका अलग अलग है। हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फार्मर्स गलत नहीं है ना, का मैं ये बोलूँगा कि फार्मर्स गलत है, ना मैं ये बोलूँगा कि जो है वो गवर्नमेंट गलत है। मैं सिर्फ आपको जो है वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो था वो फ्रांस में उस टाइम पर हुआ और आपकी इन कारणों से लोग जो थे वो सड़कों पर उतर गए। बैरिकेड्स were erected and Louis Philippe was forced to fly। तो अब जब लोग सड़कों पे उतरे तो क्या होगा, लोग सड़कों पे उतरने के बाद जो थे वो जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स मतलब लोगों को रोकने के लिए जो रास्ताबंदी की गई थी वो लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिए। अब और जो फ्रांस का राजा था उसका नाम था लुईस फिलिस्पी, ये इसका नाम था और इसे देश छोड़कर भागना पड़ा था। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। उसके बाद फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट होती है वैसे उनकी नेशनल असेंबली थी, उसको जो था वो क्या घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ठीक है, गणतंत्र घोषित कर दिया गया उसको, रिपब्लिक। ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। और इसके बाद जो थी उन सभी मेल्स को, सिर्फ मेल्स को जो था वो वोटिंग राइट दिए गए जिनकी एज 21 ईयर से ऊपर थी, ठीक है, 21 ईयर से। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और इन सभी लोगों को राइट टू वर्क जो है वो दिया गया। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो राइट टू वर्क जो है वो हमारे इंडिया में दिया गया है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मनरेगा का, खासकर रूरल एरियाज में। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और इसके लिए क्या किया, नेशनल वर्कशॉप जो थी वो बनाए गए। नेशनल वर्कशॉप जो थी उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आपका इंडिया में जो है वो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुना होगा आपने। इसमें जो है जिस हिसाब से लोगों की स्किल है उस हिसाब से उसको जो है वो उसकी स्किल को डेवलप किया जा रहा है। तो ये इस तरह से जो थी वो नेशनल वर्कशॉप जो थी वो आपकी फ्रांस में लगाई गई थी। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिल्कीज हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इसी का जो है वो एक और आपको जो है वो एग्जाम्पल दिया है, और वो एग्जाम्पल है आपका वीवर्स का। वीवर्स जानते हैं कौन होते हैं, वीवर्स होते हैं आपके जो आपके क्या करते हैं, वीवर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, उनको वीवर्स कहा जाता है। इन्होंने जो था एक फ्रांस में एक और जगह है दैट इज नोन एज सिल्कीज, SILESIA, इन्होंने भी वहां पर विद्रोह जो था, इन्होंने वहां पर जो था वो क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब किसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार थे उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया वो आपको नीचे, who supplied them raw material and gave them order for finished textiles। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो इन वीवर्स को दो काम करते थे, एक तो ऑर्डर प्लेस करते थे, ये ऑर्डर प्लेस करते थे। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब कि वीवर्स, कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स को बोलते थे कि हमें जो है वो 100 मीटर कपड़ा आप बुन कर देंगे, 100 मीटर, ये ऑर्डर प्लेस हो गया, या मुझे आपसे इतने मीटर कपड़ा जो है वो चाहिए, वो ऑर्डर प्लेस हो गया। और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेकंड काम करते थे टू टेक अप द फिनिश्ड गुड्स। जब ये कपड़ा बुन लेते थे तो वो जो फिनिश्ड गुड्स थी वो इनसे ये लोग उठा लेते थे, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, ताकि उसको जो है वो सिटीज में जाकर या टाउन्स में जाकर जो है वो बेचा जा सके। बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, लेकिन इतना करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, इनकी पेमेंट्स को कंटिन्यूसली कम करते जाते थे। इनकी मतलब ये वीवर्स को पेमेंट कम देते थे, जितना ये सामान लेते थे और उनको पेमेंट जो थी वो कम देते थे। जो था वो हम इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे बढ़ाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ आप लोगों के प्यार, आप लोगों की ही वजह से, मेरी और मेरी टीम की इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपकी और आप लोगों के प्यार की वजह से आई हैव गॉट अ 900 सब्सक्राइबर्स। टुडे वी हैव रीच्ड, आज ही हुए, और टुडे वी हैव रीच्ड अ 900 सब्सक्राइबर्स। मुझे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं सच्ची बोलूं, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट बोल रहा हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना जो है वो प्यार या इतना दुलार ऑल ओवर इंडिया, या और मैं ये बोलूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड से मिलेगा। हालांकि मैं जो था स्टार्टिंग में जब वीडियोस बना रहा था, तो मैंने वीडियोस टोटली इंग्लिश में बनाए थे ताकि जो है वो प्रमोट हो सके, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, हमारी बहुत सारी जो बच्चे हैं और उनको वहाँ पे इंग्लिश समझना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दैट इंग्लिश टू मेक वीडियोस इन हिंदी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो था वो वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात हिस्ट्री समझ में आ सके। क्योंकि हिस्ट्री को समझाने का इससे बेटर तरीका, मैंने आपको एक और बात बताता हूँ। मैं पिछले 3 दिन जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, मेरी सोशल साइंस से रिलेटेड था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ अटेंड किया और कैसे अटेंड किया, किसका था, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैंने वेबिनार अटेंड किया और उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हाउ वी कैन यूज अ टेक्नोलॉजी टू मेक सोशल साइंस एन इफेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई एम डूइंग दैट। हालांकि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, बट बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ, और उन्होंने एक बात बोली थी कि आप हिस्ट्री को जो है वो करंट सिनेरियो के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मैं करंट सिनेरियो के साथ उसे जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें, सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो आपको समझाने की, तो उस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अपने प्यार, अपने कमेंट्स को इसी तरह से बनाए। आई होप आई विल रीच द 1000 सब्सक्राइबर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से नहीं, या मेरी टीम की वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लव। थैंक यू वेरी मच।